आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा ठंड में तालाब जमने की भी है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में कुछ बच्चे जम चुके तालाब में क्रिकेट खेलते नजर आए। दरअसल यहाँ के कई इलाकों में तापमान 0 से कई डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसी वजह से गुरेज में भी झरने जम चुके हैं, जबकि श्रीनगर की डल झील में भी बर्फ की मोटी परत पड़ने लगी है। ऐसे में शिकारा वालों को रोज बर्फ की इस मोटी परत को तोड़ना पड़ता है ताकि वो पर्यटकों को डल झील में सैर करवा सकें। नदी नाले जो है जम चुके हैं और यहाँ पे जो है नलके भी बिल्कुल जम चुके हैं। कोहरा लग चुका है पूरे एरिया में तकरीबन -28 के करीब रिसेंटली जो है कल दर्जा रिकॉर्ड किया गया था। हिमाचल प्रदेश के मनाली की सोलंग वैली में पर्यटक बर्फ के बीच मस्ती करते नजर आए। दरअसल नए साल से पहले बड़ी संख्या में सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। वहां पिछले एक हफ्ते में 10,000 से ज्यादा वाहन पहुंचे हैं और कहा जा रहा है कि अब भी करीब 30,000 सैलानी मौजूद हैं। अगले 48 घंटे में राज्य के 7 जिलों में बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया है, लिहाजा लोगों को गाड़ी चलाते समय थोड़ी एहतियात बरतने की भी सलाह दी गई है। चीन के जिलिन प्रांत में बर्फ से बनी गुफा काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। दरअसल यहां बर्फ को काटकर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वहां गुफा में दिल का आकार उभर आया है। इसमें शानदार लाल रंग के फूल भी लगाए गए हैं जो सैलानियों को काफी आकर्षित कर रहे हैं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की पत्नी गीता देवी और उनके बड़े बेटे अभिषेक लेट कर परिक्रमा करते नजर आए। पहले उन्होंने पुंछरी में श्रीनाथ जी के दर्शन और पूजा की, फिर गिरिराज जी की सप्तकोसीय दंडवत परिक्रमा शुरू कर दी। सीएम की पत्नी पिछले 16 वर्षों से नियमित रूप से दंडौती परिक्रमा लगाती आ रही हैं। इस परिक्रमा के दौरान परिवार के दूसरे सदस्य और रिश्तेदार भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र के शिरडी में एक बुजुर्ग कारपेंटर सुर्खियों में आ गए। दरअसल हिंगोली के रहने वाले 86 साल के नरसिंह राव बंटी ने साईं बाबा मंदिर को 3 लाख रुपए का चेक दिया। साईं बाबा के भक्त नरसिंह ने बताया कि उन्होंने इसी तरह अपनी जिंदगी भर की कमाई 25 लाख रुपए दूसरे मंदिरों में भी दान की है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की खबर दिल्ली में हनी ट्रैप गैंग के पर्दाफाश से जुड़ी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को ठगने वाले हनी ट्रैप गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से फर्जी दिल्ली पुलिस के आईडी कार्ड, दिल्ली पुलिस की वर्दी, एक कार और 3 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए। जबकि हनी ट्रैप गैंग की 2 महिलाओं को पुलिस तलाश रही है। ऐसे में जरूरी है कि हनी ट्रैप में लोगों को फंसाकर वसूली करने वाले गैंग को लेकर खुद भी सतर्क हो जाए और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आए ये तीनों शातिर हनी ट्रैप गैंग के सदस्य हैं। पुलिस ने जब इनकी काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा खोला तो ये मुचुराते दिखे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को ठगने वाली हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गैंग के 3 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर इस गैंग का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो व्यापारियों को, बड़े लोगों को हनी ट्रैप में फंसाते थे और उसके बाद ब्लैकमेल कर उनसे मोटी रकम वसूला करते थे। पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 महिलाएं शामिल हैं। दिल्ली पुलिस का कहना था कि इस गैंग में सबके रोल फिक्स थे। कोई नकली पुलिस वाला बनता था तो किसी का रोल मीडिया के तौर पे सामने आता था जो कैमरा लेके अचानक पहुंचता था। दरअसल ये पूरा रैकेट चलता ऐसे था कि लड़कियां सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल बनाती थी। इसके बाद वो लोगों से कांटेक्ट करती थी, खास तौर से ऐसे लोग जो अकेले रहते हैं और जिनके पास कुछ पैसे होने की संभावना उनको नजर आती। फिर ऐसे लोगों से दोस्ती करने के बाद वो लड़कियां उन्हें अकेले मिलने के लिए बुलाती, होटल में, किसी कमरे में। जिसके बाद जब सामने वाला शख्स वहां पहुंचता तो अचानक से कुछ लोग कमरे में दाखिल होते,
जो अपने आप को पुलिस वाला, पत्रकार, अलग अलग प्रोफेशन का बताते और उसके बाद खेल शुरू होता ब्लैकमेलिंग का। पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने अब तक कितने लोगों के साथ ठगी की है, ये पूरी पड़ताल की जा रही है। इनके पास से जो मोबाइल फोन बरामद हुए हैं उसकी जांच की जा रही है ताकि पता लग सके कि इन्होंने कितने लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया है। इनके लिंक जितने भी बैंक अकाउंट है उनकी भी छानबीन की जा रही है। हनी ट्रैप गैंग के इन आरोपियों की पहचान नीरज त्यागी उर्फ धीरू उम्र 42 साल, आशीष माथुर उम्र 31 साल और दीपक उर्फ सजन उम्र 30 साल बताई जा रही है। इनमें से 2 आरोपी नीरज और दीपक पहले से बिंदापुर थाने में दर्ज एक हनी ट्रैप मामले में वांछित थे। यानी हनी ट्रैप का ये धंधा इनके लिए नया नहीं है। ये शातिर पहले से ही हनी ट्रैप सिंडिकेट को राजधानी दिल्ली में चला रहे हैं। हमने 3 लोग गिरफ्तार किए हैं। इसमें ये तीनों लोग जो हैं हनी ट्रैप रैकेट में लिप्त थे। ये अपने साथ 2 एक्म्प्लिस इनकी लेडीज थी जो विक्टिम को चूज करके, दोस्ती करके कहीं एक जगह पर बुलाकर, कहीं कमरे में या गाड़ी में जब थोड़ा इंटीमेट हो जाते थे तो ये 3 या 4 लड़के अंदर इमीडिएटली बार्जिन करते थे, घुसते थे घर के अंदर या गाड़ी के अंदर और फिर ये दिल्ली पुलिस की वर्दी इसमें से 1 या 2 लोगों ने पहनी होती थी, दिल्ली पुलिस का आई कार्ड दिखाते थे और ये धमकाते थे कि इस मामले को यहीं रफा दफा कर देंगे, केस दर्ज नहीं होगा, अरेस्ट नहीं होंगे और उसके एवज में ये काफ़ी पैसे लोगों से एक्सटॉर्ट करते थे। इन्होंने बताया कि काफ़ी सालों से ये काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली 10-12 लोगों से ये लोग इस तरह के हनी ट्रैप रैकेट करके वसूली भी कर चुके हैं। हम लोगों ने इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे इनके जो साथियों हैं उनको हम तलाश कर रहे हैं, कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं और जो भी मुनासिब आगे कार्रवाई करेंगे बनती है वो करेंगे। हनी ट्रैप गैंग के इन तीनों शातिर बदमाशों के पास से पुलिस का फर्जी आई कार्ड मिला है, जिसका इस्तेमाल ये पीड़ितों को डराने धमकाने के लिए करते थे। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने दिल्ली पुलिस के फर्जी आईडी कार्ड और वर्दी का इस्तेमाल करके भोले भाले लोगों को ठगा। क्राइम ब्रांच की टीम ने मुखबिर की गुप्त सूचना के आधार पर 24 दिसंबर को मुख्य कंझावाला रोड पर जाल बिछाया और आरोपियों को एक कार से गिरफ्तार कर लिया। क्राइम ब्रांच ने आरोपियों से 3 फर्जी दिल्ली पुलिस आईडी कार्ड, एक हेड कांस्टेबल रैंक की वर्दी, एक I-20 कार और 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। हालांकि पुलिस ने जब इन्हें रोका तो बदमाशों ने दिल्ली पुलिस के पहचान पत्र भी दिखाए, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम को आरोपियों पर शक हुआ, जिसके बाद सभी आरोपियों को क्राइम ब्रांच ऑफिस आने को कहा गया। लेकिन जब उन्होंने भागने की कोशिश की तो क्राइम ब्रांच की टीम ने उन्हें पकड़ लिया और जब इन शातिर बदमाशों से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया। जो 2 महिलाएं पहले एक केस में द्वारका में इन्होंने सिमिलर एक्शन किया था जिसमें एक डॉक्टर को विक्टिमाइज किया था, उसमें महिलाएं अरेस्ट हुई थी और आगे इस जो हमारे मुकदमा है और जो आगे भी हमें कोई विक्टिम मिलेगा, जो केस मिलेगा, उसमें जो मुनासिब जो कार्रवाई होगी और अगर किसी महिला की अरेस्ट बनती होगी, एविडेंस होगा तो वो भी गिरफ्तार। दरअसल अगस्त 2024 में एक 60 साल के व्यक्ति जो पेशे से डॉक्टर हैं, उनसे एक अज्ञात महिला ने टेलीफोन के माध्यम से संपर्क किया। इसके बाद महिला ने कुछ दिनों के बाद डॉक्टर को ये कहकर अपने घर बुलाया कि उसकी मां बीमार है और उसे इलाज की जरूरत है। डॉक्टर लड़की के बताए पते पर गए, लेकिन थोड़ी देर बातचीत करने के बाद महिला ने उन्हें झूठे आरोप में फंसाने की धमकी दी। इसी दौरान पुलिस की वर्दी में 2 और सादे कपड़ों में 2 लोग कमरे में घुस आए और डॉक्टर को गिरफ्तार न करने के नाम पर डरा धमकाकर 9 लाख रुपए ऐंठ लिए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपियों के गैंग में कुछ लड़कियां भी शामिल हैं। ये लड़कियां पीड़ित को पहले अपने जाल में फंसाती हैं और फिर जब वो इनकी बातों में आ जाता है तो वो उन्हें मिलने के लिए बुलाती हैं और जैसे ही कोई शख्स उनसे मिलने के लिए इनकी बताई जगह पर पहुंचता है तभी पुलिस की वर्दी पहने गैंग के बदमाश धावा बोल देते हैं और डरा धमका कर लोगों से पैसा वसूल करते हैं। इस गैंग में शामिल 2 महिलाएं फिलहाल फरार चल रही हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। बताया तो ये भी जा रहा है कि हनी ट्रैप गैंग में दिल्ली पुलिस की वर्दी पहने एक हेड कांस्टेबल भी था। हालांकि पुलिस इससे इनकार कर रही है और आरोप लगा रही है कि ये पुलिस को बदनाम करने की कोशिश है। दिल्ली पुलिस का कोई भी इसमें शख्स या ऑफिसर या स्टाफ या किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दिल्ली पुलिस को बदनाम अननेसेसरली किया जा रहा था। ये लोग जब विक्टिमाइज करते थे किसी भी विक्टिम को या उससे एक्सटॉर्शन करते थे और टेरराइज करके करते थे तो दिल्ली पुलिस का नाम खराब होता था। तो इस तरीके से हम लोगों ने इनको गिरफ्तार करके दिल्ली पुलिस को अननेसेसरली बदनाम करने वाले गिरोह जो सड़कों पे चलने वाले या आम नागरिकों को हनी ट्रैप में फंसाकर एक्सटॉर्शन करते थे, पकड़ के हम लोगों ने उसका बचाव। जहाँ से आई कार्ड बना है या जिसने आई कार्ड बनाया है, प्रिंट किया है, उस पर भी मुनासिब कार्रवाई होगी। सवाल यह है कि ज्यादातर कौन लोग हो सकते हैं हनी ट्रैप का शिकार।
जो किसी बड़े प्रतिष्ठित और जिम्मेदार पद पर हैं, जो ऐसे प्रोफेशन में हैं कि उनके पास जरूरी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, अमीर व्यक्ति जिसके पास ब्लैकमेलर्स को देने के लिए पैसे हैं, जो सिंगल, अकेले और वल्नरेबल हैं, जो आसानी से मैनिपुलेट हो जाते हैं या झांसे में आ जाते हैं, जिनमें विपरीत लिंग के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति है, जो सेक्सुअली डिप्राइव्ड हैं और इस बात से परेशान रहते हैं। स्त्री और वैलिडेशन दोनों चीजों का लालच हनी ट्रैप में फंसा सकता है। अगर हनी ट्रैप में फंसी गए हैं तो उसे कैसे आइडेंटिफाई करें? अगर कोई आपको किसी अनजान जगह या होटल में मिलने के लिए बुलाए, डेटिंग ऐप पर मिला कोई व्यक्ति आपको इमोशनली मैनिपुलेट करे या अपने दुखड़े सुनाए, डेटिंग ऐप पर मिलने के बाद अनजान जगह मिलने की जिद करे, डेटिंग ऐप पर मिला कोई व्यक्ति जिसका कोई और डिजिटल फुटप्रिंट न मिले, किसी अनजान व्यक्ति से सोशल मीडिया पर बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट या मैसेज आए, सोशल मीडिया पर जिसकी प्रोफाइल संदिग्ध जान पड़े और अगर सामने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा सवाल और इंक्वायरी करे। सेना या पुलिस की वर्दी पहनकर अपराधी वारदात को बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या कोई भी सेना या पुलिस की वर्दी और बैज पहन सकता है? ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें बदमाशों ने आर्मी या पुलिस की वर्दी पहनकर आमजन को परेशान किया, ठगा और धौंस जमाई। लेकिन सेना या पुलिस की वर्दी को आमजन नहीं पहन सकते क्योंकि यह कानून के मुताबिक अपराध की श्रेणी में आता है। कपटपूर्ण आशय से आर्मी, एयरफोर्स, बीएसएफ, नेवी, पुलिस या अन्य लोक सेवकों की वर्दी पहनने या उनकी निशानी, बैज लगाने पर बीएनएस की धारा 140 और 171 में सजा का प्रावधान है। दोषी पाए जाने पर अपराधी को 3 माह का कारावास या अधिकतम 500 रुपए जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है और यह गैर जमानतीय और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे में जरूरी है कि हनी ट्रैप में लोगों को फंसाकर वसूली करने वाले गैंग को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राम मंदिर में भव्य कार्यक्रम की तैयारी। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनडीए की सहयोगी और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा दिल्ली में चुनाव लड़ेगी। वो विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतार सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक उसके नेताओं की ओर से कई बार बीजेपी नेतृत्व की बात करने की कोशिश की गई, लेकिन इस पर बीजेपी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ 11 जनवरी को मनाई जाएगी। इस मौके पर वहां एक भव्य और दिव्य समारोह आयोजित होगा। इसका ऐलान श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से किया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में नई एंट्री हुई। दरअसल फिटनेस इन्फ्लुएंसर रोहित दलाल पार्टी में शामिल हो गए। वो पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में पार्टी से जुड़े। इस दौरान करीब 70 से 80 बॉडी बिल्डर भी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। रोहित दलाल कुश्ती से भी जुड़े रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में गारमेंट व्यापारियों ने यूपीआई पेमेंट से लेन देन नहीं करने का ऐलान किया। व्यापारियों के मुताबिक पिछले कुछ समय से यूपीआई पेमेंट के जरिए कई फ्रॉड के मामले सामने आए हैं, जिनमें हुई धोखाधड़ी के कारण उनके कई व्यापारियों के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। इसके विरोध में अब व्यापारी केवल क्रेडिट कार्ड और नकद भुगतान स्वीकार करेंगे। कहा जा रहा है कि इस फैसले के पक्ष में 600 से ज्यादा व्यापारियों ने अपना समर्थन दिया है। जम्मू के कटरा और रियासी के बीच T33 टनल का काम पूरा होने के बाद इस नए रेल मार्ग पर ट्रायल रन किया गया। पहली बार कटरा से रियासी रेल मार्ग पर इलेक्ट्रिक ट्रेन का इंजन और फिर मालगाड़ी गुजरे। माता वैष्णो देवी मंदिर की तलहटी में मौजूद कटरा को रियासी से जोड़ने वाली 3.2 किलोमीटर लंबी सुरंग का काम 20 साल से चल रहा था। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। सियासी ढाबे में आज बात करेंगे राजधानी दिल्ली की सियासी तपिश की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सियासी तनाव बढ़ता जा रहा है। केजरीवाल की महिला सम्मान योजना के नाम पर दोनों पार्टियों के बीच तकरार इस हद तक बढ़ गया है कि मामला पुलिस स्टेशन तक जा पहुंचा। और एक तरफ केजरीवाल और दिल्ली पुलिस की सीएम ने महिला सम्मान और संजीवनी जैसी 2 योजनाओं की घोषणा की, तो कांग्रेस ने एलजी को चिट्ठी लिखकर केजरीवाल और आतिशी पर दिल्ली वालों से झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। अब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया है कि 24 घंटे के अंदर कांग्रेस पार्टी अपने दिल्ली के नेताओं पर कार्रवाई करे, वरना उसे इंडिया गठबंधन से बाहर निकालने की कवायद शुरू कर दी जाएगी। तो इन तमाम मसलों पर सियासी ढाबे में हम करेंगे चर्चा।
दिल्ली की सियासत में चुनाव की दस्तक क्या हुई? 6 महीने पहले तक जो दोस्त थे वो भी दुश्मन बन गए। लोकसभा चुनाव के दौरान जो केजरीवाल कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे थे, वो केजरीवाल अचानक कांग्रेस के लिए एंटी नेशनल हो गए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, जरूरत पड़ने पे 370 आर्टिकल के ऊपर, जरूरत पड़ने के ऊपर सीए के ऊपर, हर चीज के ऊपर जरूरत पड़ने के ऊपर उल्टा स्टैंड ले सकता है, जो कि आइडियोलॉजिकली बीजेपी के समर्थन में है, उस व्यक्ति के ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है? वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। जो कभी दोस्त थे वो अब आमने सामने हैं और तलखी का आलम ये है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दे डाला है। कल कांग्रेस के एक बड़े नेता अजय माकन जी कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी एंटी नेशनल हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, आपने आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया क्या? उन पे ये सवाल उठाए क्या? आप और कांग्रेस में तकरार इस हद तक बढ़ गई है कि संदीप दीक्षित शिकायतों का पुलिंदा लेकर दिल्ली के एलजी के पास पहुंचे और लिखित शिकायत भी दर्ज कराई। संदीप दीक्षित ने लिखा कि दिल्ली में कोई महिला सम्मान या संजीवनी योजना नहीं है। केजरीवाल और सीएम ने झूठ बोला। बिना किसी सरकारी योजना के जारी रहते हुए केजरीवाल ने लोगों से भ्रम फैलाकर फॉर्म भरवाए। फॉर्म भरने वाले लोगों को ऐसे कार्ड बांटे गए जिस पर केजरीवाल के फर्जी दस्तखत बनाए गए हैं। लिहाजा चिटफंड की तरह फरेब करके लोगों के गोपनीय डेटा जमा कराया है। लिहाजा डेटा रिट्रीव किया जाए और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। ये पंजाब पुलिस के स्पाइस कह लीजिए, जासूस कह लीजिए, सीआईडी जो है मेरे घर पर भी और नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में भेजी गई है राजनीतिक सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए, जो पूरी तरीके से गलत है। मैंने एलजी साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो अपना ऑफिस यूज करके पंजाब डीजीपी पुलिस से बात कर लें और अगर ऐसी कोई बात है तो उसको प्रिवेंट करवाएं। तीसरी चीज, जब मैंने उस अधिकारी से बात की पंजाब में, तो उन्होंने ये भी बताया, जिसकी पुष्टि हमें और जगहों से भी हुई, कि पंजाब पुलिस वहां से बहुत सा कैश जो आम आदमी पार्टी दिल्ली भेज रही है चुनाव के लिए, वो पंजाब पुलिस के संरक्षण में दिल्ली भेजा जा रहा है। तो उसमें मैंने ये कहा कि आप यही कर सकते हैं कि कोई भी वहां से गाड़ी आ रही हो उसकी आप तलाशी लें। अमूमन चुनाव के पहले गाड़ियों की तलाशी ली जाती है कैश के लिए, और अगर आप ये करेंगे तो सतर्क हो जाएंगे। मोदी सरकार के खिलाफ दोनों दल कुछ दिन पहले तक एक ही मंच पर साथ खड़े दिखते थे, लेकिन दिल्ली में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दोनों दलों के रास्ते अलग हो गए। लिहाजा कांग्रेस के नेताओं ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जवाब में आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक रुख अपना लिया है। आपका आरोप है कि संदीप दीक्षित बीजेपी की भाषा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके चुनाव कैंपेन को बीजेपी फंड कर रही है। संदीप दीक्षित को कौन लड़ा रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ? कौन उनका इंतजाम कर रहा है चुनाव लड़ाने का? तो इसलिए अब सारी हदें पार हो चुकी हैं, सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। अपमान का एफआईआर दर्ज कराने का, एंटी नेशनल बोलने का जो दुस्साहस अजय माकन और उनकी पार्टी ने किया है, हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। जबकि बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मचे इस घमासान को सिर्फ नूरा कुश्ती बता रही है। बीजेपी ने तंज करते हुए कहा कि आप और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और चुनाव के बाद दोनों एक साथ आ जाएंगे। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दिल्ली की जनता इनमें से किसी भी पार्टी को वोट देती है तो अगर वो कांग्रेस को वोट देती है तो वो वोट आम आदमी पार्टी को जाएगा, अगर आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं तो वो कांग्रेस को जाएगा, क्योंकि इन दोनों ने फिर गठबंधन करना है। सर ये तो चोरों की बारात है। 15 साल कांग्रेस में लूटने का काम किया है और 12 साल अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर दिल्ली का चुनाव लड़ा था। हालांकि ये प्रयोग मुनाफे से ज्यादा नुकसान का सौदा साबित हुआ और दिल्ली की सभी सीटों पर बीजेपी का कमल खिला। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलग अलग राह चुनी है। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ कुमार राम किंकर सिंह, गुड न्यूज टुडे।
न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। गुरुवार को सुबह तेजी के साथ खुला शेयर बाजार कारोबार के आखिर में सपाट बंद हुआ। कारोबार के दौरान ऑटो और हेल्थ केयर समेत कुछ सेक्टरों के शेयरों में बढ़त रही, तो बैंक और आईटी समेत कुछ सेक्टरों के शेयरों में कमजोरी रही। लिहाजा सेंसेक्स आखिर में सपाट होकर 78,472 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 23 अंकों पर 23,750 पर पहुंच गया। सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 250 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में सोने की कीमत बढ़कर 78,850 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतों में भी 300 रुपए की उछाल आई। दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 90,800 रुपए पर पहुंच गई। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 12 पैसे की गिरावट आई। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 85 रुपए 27 पैसे हो गई। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने भारतीय बाजार में अपनी मशहूर बाइक होंडा यूनिकॉर्न का नया और एडवांस मॉडल लॉन्च कर दिया। कंपनी ने अपने इस 2025 होंडा यूनिकॉर्न बाइक को सिर्फ एक वेरिएंट में बाजार में उतारा है। ये पूरी तरह से हाईटेक फीचर्स से लैस है। इसकी कीमत करीब 1,20,000 रुपए रखी गई है। कंपनी ने अपनी इस नई होंडा यूनिकॉर्न बाइक में ग्राहकों को 3 कलर ऑप्शन दिए हैं। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहां आज हम आपको लिए चलेंगे मुंबई के वाटर किंगडम में, जहां के बर्ड पार्क में 500 से ज्यादा देसी विदेशी पक्षियों का बसेरा है। खास बात यह है कि आप यहां आकर इन पक्षियों के साथ न सिर्फ वक्त बिता सकते हैं, बल्कि इनके बारे में जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। पंछियों को करीब से देखना, उसे छूना और उससे बातें करना अपने आप में एक अनूठा अनुभव है, जिसे महसूस करने के लिए आपको पंछियों के घर तक आना होगा। लेकिन अक्सर एक जगह पर अलग अलग तरह के इतने पंछी मिल नहीं पाते कि आप उनके संग इत्मीनान से खेल सकें, बातें कर सकें, उनकी भाषा को समझने की कोशिश कर सकें और उनकी हरकतों पर मुस्कुरा सकें। लेकिन अगर आप कभी मुंबई घूमने निकलें तो इसका अनुभव ले सकते हैं, जहाँ एक ही जगह पर 500 से ज्यादा पंछियों का बसेरा है। और ये है मुंबई के वाटर किंगडम में, जहां बर्ड पार्क में खूब सारे पंछियों की चहल पहल है। और इन्हें देखने और इनके बारे में जानने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचते हैं, इनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। यहाँ पे हमारे पास 450 से 550 तक पक्षी है। उसमें बड़ा ऑस्ट्रिच है, मकाओ है, ग्रे पैरेट है, चीक्स है, ऐसे काफी पक्षी है जो हमने आइवेरी में ओपन में छोड़े हुए हैं। कहाँ से लाते हैं ये सारी पक्षियाँ आप लोग? ये जिनके पास ब्रीडिंग होता है वो ये बर्ड्स हमें देते हैं। यहाँ हर तरह के पंछी हैं, विशालकाय ऑस्ट्रिच से लेकर रंग बिरंगे तोते तक। इनमें कुछ देसी है तो कुछ विदेशी भी, लेकिन सब अपनी धुन में मगन। आप पर प्यार आ गया तो सिर पर चढ़कर बैठ जाएंगे, हाथ चूम लेंगे या फिर खाना देने की गुजारिश करेंगे, और अपनी पर आए तो बुलाते रहिए, बिल्कुल नहीं आएंगे। लेकिन इनके साथ हर वक्त रहने वाले ये बर्ड फ्रेंड्स इनको खूब समझते हैं। इन्हें कब क्या चाहिए, इनका मूड कैसा है, सब जानते हैं। इनकी हरकतें देखकर इनका नामकरण भी कर दिया है इन्होंने। कोई मोटू है तो कोई पतलू, कोई बादशाह तो कोई रियो, तो किसी का नाम श्याना और अम्ब्रेला है। यहाँ पे ये फीडिंग सेशन करवाया जाता है, जहाँ पे हमें प्लेट को फ्लैट होल्ड करना होता है और हम लोगों को कंफर्टेबली खड़े होना होता है। अगर बर्ड्स को कंफर्टेबल लगेगा तो जैसे आपके सर पे बैठे थे वैसे हर एक गेस्ट के ऊपर भी बैठ जाते हैं। तो हर एक स्पीशीज में जो भी बर्ड्स गेस्ट को अट्रैक्ट करता है उसके लिए हम लोगों ने नाम रखे, और जैसे कि पार्क में जो बर्ड्स बॉर्न हुए हैं उनके भी नाम रखे हुए। अदरवाइज नाम भी है ना? हाँ, वो सल्फर क्रस्टेड कोकाटू का नाम है, उसका नाम परी है। यहाँ पे अफ्रीकन ग्रे पैरेट है, उसमें भी एक का नाम पाखी रखा हुआ है, एक का नाम लकी रखा हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जिनके नाम हम लोगों ने रखे हुए हैं। कहीं प्यार बरसाते तो कहीं लड़ते झगड़ते इन पंछियों को देखना दिलचस्प है। मुंबई की भीड़-भाड़ और शोरगुल के बीच इन पंछियों का कलरव सुनना अनूठा एहसास देता है। तो कभी आइए आप भी इन पंछियों के साथ गुफ्तगू करने। धर्मेंद्र दुबे, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी ओला और उबर जैसी कैब कंपनियों की, जिसमें तो कोई शक नहीं कि ओला और उबर जैसी ऑनलाइन कैब बुकिंग कंपनियों ने सफर करने के तरीके को बेहद आसान कर दिया है।
कहीं भी जाने के लिए बस पल भर में अपने स्मार्टफोन से आप कैब बुक कर सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि अलग अलग स्मार्टफोन से जब कैब बुक की जाए तो दोनों के किराए में अंतर देखने को मिल रहा है। जी हां, आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर चर्चा है कि उबर और ओला जैसी कंपनियां आईफोन यूजर्स से एंड्रॉयड यूजर्स की तुलना में अधिक पैसे वसूल रहे हैं। यानी कि एक ही सर्विस के लिए कंपनियां आईफोन यूजर्स से एंड्रॉयड यूजर्स की तुलना में ज्यादा पैसे ले रही है। दावा किया जा रहा है कि आईफोन की तुलना में एंड्रॉयड फोन पर किराया कम दिखाया जाता है, जबकि दोनों एक जैसी दूरी और डेस्टिनेशन के लिए कैब बुक करते हैं। इस दावे को और पुख्ता करने के लिए लोग कुछ स्क्रीनशॉट भी पोस्ट कर रहे हैं, जिनके मुताबिक चेन्नई में मडिपक्कम से फिनिक्स मॉल के लिए एंड्रॉयड फोन पर 196 रुपए का किराया दिखाया जाता है, जबकि आईफोन पर इसके लिए 260 रुपए चार्ज किए गए, जबकि लोकेशन में कोई बदलाव नहीं किया गया था। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि कैब का किराया कई बार यूजर के बिहेवियर पर भी निर्भर करता है। मसलन आप अक्सर कैब बुक करते हैं तो आपको उसका फायदा भी मिल सकता है और अलग अलग ऑफर के जरिए आपके फेयर में कुछ छूट भी आपको मिल सकती है। अनुमानित दूरी, बुकिंग करने के समय और किसी खास इलाके में कैब की डिमांड के आधार पर भी किराए में अंतर हो सकता है। ऑनलाइन कैब बुकिंग कंपनियां फेयर तय करने के लिए प्राइसिंग एल्गोरिदम का प्रयोग करती हैं। इसमें डिवाइस टाइप, ऐप यूसेज और सर्च पैटर्न जैसे डेटा कलेक्ट करके किराया तय किया जाता है। जाहिर है, ऑनलाइन कैब बुकिंग की सुविधा से लोगों के लिए काफी आसानी होती है। पल भर में कैब बुक कर आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन दो अलग अलग स्मार्टफोन से कैब बुक करने के लिए अलग अलग चार्ज वसूलना चर्चा का विषय है। सोशल मीडिया पर इन दावों पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी भी राय जानी। कुछ हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं अपने और कुछ आम जनता के लोग हैं। सबसे हम एक ही डेस्टिनेशन देंगे यहाँ से नोएडा मीडिया प्लेक्स की, और देखते हैं कि सबके एक ही ऐप में किराया कितना दिखा है। सबके पास अलग अलग फोन है, किसी के पास एंड्रॉयड है, किसी के पास एप्पल है, मेरे पास भी एप्पल फोन है। और देखते हैं, सबसे पहले हम लोग ओला खोलते हैं और यहाँ से नोएडा सेक्टर 16 फिल्म सिटी मीडिया प्लेक्स के लिए हम कैब बुक करते हैं। चलिए, आप लोगों में किराया दिखाना शुरू किया। ओला देख लेते हैं पहले। ओला में आ रहा है 318। देखिए कितना आ रहा है, 318 रुपए। 318 रुपए इनके में आ रहा है। 318 से 355 रुपए के बीच में। अगर आप मिनी करते हैं 318 रुपए, और आप सेडान करते हैं तो 355 रुपए। ये दूरी लगभग दिखा रहा है कितनी, 11 किलोमीटर के आसपास की। ठीक है, फोन आपका कौन सा है? आईफोन 14 प्रो मैक्स। सर के फोन में 280 से 311 रुपए के बीच में आ रहा है, जबकि इस एप्पल के फोन में 318 से 355 रुपए के बीच में आ रहा था। तो क्या ये 100 रुपए का अंतर हम देख रहे हैं सर? 50, लगभग 50 रुपए का अंतर है। आप देखिए, जो हम बात कर रहे थे वो काफी हद तक ठीक दिखाई पड़ रही है। देखिए आप, दोनों सेम लोकेशन है, सेम ऐप है। इसमें 280 से 311 की आपको कैब मिल रही है, जबकि आईफोन में आपको 318 से 355 रुपए के बीच कैब मिल रही है। तो सब में अलग अलग ही आ रहा है। मैं एक में भी किसी में सिमिलर नहीं है, सब में अलग अलग यहाँ लग रहा है। एक में सिमिलर तो बात भी है, किसी में सिमिलर नहीं है, सब में अलग अलग दिखाने लग रहा है। आप देखिए, लगभग 40 से 50 रुपए का अंतर हमको देखने को मिला है आईफोन और एंड्रॉयड में। अब हम दूसरी ऐप ट्राई करते हैं। ओला हमने ट्राई कर ली, हम एक बार उबर ट्राई कर लेते हैं। अब हम लोग उबर पे ट्राई कर लेते हैं, सेम लोकेशन से। आपका एंड्रॉयड फोन है? मेरा एंड्रॉयड फोन है। मेरे में सिर्फ 212 रुपए दिखा रहा है मीडिया प्लेक्स का, और उबर एक्सेल जो है वो 272, सेडान है वो 214, बाकी मतलब 12 से 214 के बीच में। आप यहाँ पे भी देखिए अलग अलग दिखाने लग रहा है। जो गो उबर है वो दिखा रहा है 159, और अलग जो दूसरा गुड्स है 160 दिखाने लग रहा है। नीचे उबर एक्सेल 204। मतलब यहीं पर लगभग जो है 40 रुपए का अंतर। आसपास खड़े हैं, बस फोन का अंतर है, लोकेशन सेम है, ऐप सेम है, 40 रुपए का अंतर है। सर आप में दिखा रहा है? मेरा दिखा रहा है 269 दिखा रहा है। सेम इनके में बढ़ा हुआ किराया, 269 ही दिखा रहा है। देखिए, सर के फोन में बढ़ा हुआ किराया दिखा रहा है। मेरा एप्पल है, उसमें भी देखिए आप दिखा रहा है ये लगभग 270 रुपए। आप देखिए, सिर्फ आईफोन और एंड्रॉयड में ही नहीं, बल्कि एंड्रॉयड की भी जो अलग अलग वर्जन है उसके हिसाब से जो है इसमें रेट दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए कि लगभग जब हमने ओला खोली तो लगभग 40 रुपए का अंतर था एंड्रॉयड एप्पल और एंड्रॉयड के अलग अलग फोन के बीच में भी, और जब हमने उबर खोली तो उसमें भी कई जगह 100 रुपए का अंतर है इनकी ऐप में। मतलब जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप कम से कम हमारे इस रियलिटी टेस्ट में काफी हद तक सही दिखाई पड़ रहे हैं कि अगर आपका फोन महंगा है
तो आपको कैब भी महंगी मिलेगी। अगर आपका फोन सस्ता है तो आपको कैब की कीमत भी सस्ती मिल सकती है। ये बात कम से कम हमारे रियलिटी टेस्ट में एकदम सटीक साबित हुई दिखाई पड़ रही है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। पर पड़ा थोड़ा असर। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गली। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय की फैक्ट चेक टीम ने सोशल मीडिया पर फैल रही एक अफवाह को लेकर पक्ष रखा। दरअसल वायरल मैसेज में ये झूठा दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार की ओर से अब नए संचार नियम के तहत सोशल मीडिया और फोन कॉल की निगरानी रखी जाएगी, लेकिन सरकार ने साफ किया कि यह दावा फर्जी है और सरकार की ओर से ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया गया है। लिहाजा ऐसी किसी भी फर्जी सूचना को फॉरवर्ड नहीं करने की सलाह दी गई। एयरटेल की सेवाओं पर गुरुवार को दिन में थोड़ा असर पड़ा, हालांकि बाद में इस दिक्कत को ठीक कर लिया गया। ये समस्या दोपहर करीब 11 बजे शुरू हुई, जिससे यूजर्स एयरटेल की कई सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर सके। कुछ लोगों पर भोपाल पुलिस कमिश्नर के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर ठगने का आरोप लगा, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि उन्होंने पुलिस कमिश्नर के हरि नारायण नाम पर एक पेज बनाया था। इससे वो फर्नीचर बेचने समेत कई तरह की जालसाजी के मामले में शामिल थे। न्यूज पक में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।